वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं एनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हैं इस साल के 2020 के आखिरी दिन और आज शाम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट। आज हम लोग ज़्यादा लोड नहीं लेंगे पढ़ाई का, ठीक है। थोड़ी बहुत देर पढ़ेंगे, बाकी आपकी और हमारी बात करेंगे, ठीक है। 31 तारीख आज है। ये साल 2020 आपने पूरा कर लिया है सक्सेसफुल्ली, ठीक है। अब इस साल में हुआ क्या है दोस्तों? जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, उसके बाद क्या आया? कोरोना 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 और साल कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। हर साल हमें कुछ सिखा के जाता है। पिछले साल में भी हमने कोरोना से बहुत कुछ सबक लिए हैं कि जीवन में सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जीवन के अंदर ऐसी जो आपदाएं आती हैं, उस आपदा के टाइम पे हमें संघर्ष कैसे करना है, उस चीज़ों को हमें सिखा के गए हैं 2020। साथ में एक अच्छी चीज़ क्या है कि इस साल जो लोग बाहर रहते थे उन्होंने भी अपने परिवारों के साथ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। सब लोगों ने मिल के टाइम स्पेंड किया है, फैमिली में रहे हैं, घर में रहे हैं। इतना समय हमने कभी भी नहीं दिया अपनी फैमिली को जितना समय हमने 2020 के अंदर दिया है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि 2021 के अंदर आपके लिए कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आने वाली हैं। दोस्तों, जैसी मेरी लोगों से बातचीत हुई है, अथॉरिटी से बात हुई है, तो 2021 के अंदर 2020 के अंदर जितनी भी भर्तियां अटकी हुई थी वो सब पूरी होने वाली है 2021 के अंदर। तो ना सिर्फ आप नेट जीआरएफ करेंगे, बल्कि आप इस साल मेरी ये उम्मीद है कि आप सब लोग इस साल गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करेंगे, ठीक। गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करेंगे या एक अच्छी पोजीशन के अंदर इस साल आप जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, जो कारवा आपने शुरू किया 2020 के अंदर अनअकैडमी के साथ में जुड़ के, उसको छोड़िए मत। आपको लगातार आगे रहना है। और जब लॉकडाउन था तब भी अनअकैडमी ने आपके लिए चैनल बना के, ठीक है, आपके लिए शिक्षा आपको कम नहीं हो उसके लिए पूरी आपकी मदद की है। एंड ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस साल के अंदर हमारी जो फीस है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इस साल 1 जनवरी से हमारी फीस बढ़ने वाली है। उससे पहले आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है आज रात को ही। और 10% मेरा कोड डिस्काउंट मिल है। मेरे कोड से आपको रेफरल में अगर आप जाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एनकेएस लाइव मेरा कोड है और बहुत ही सस्ती फीस है दोस्तों। मात्र 10,300 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है पूरा यूजीसी नेट। इससे सस्ता क्या हो सकता है? 10,300 में आपको पूरी यूजीसी नेट मिल रही है, तो इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों कि अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। देन आफ्टर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग बच्चे भी हों जो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए दोस्तों अनअकैडमी ऐप के ऊपर। और उसके बाद में आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये रेफरल में मेरा कोड डालिए एनकेएस लाइव। अनअकैडमी के सभी कोर्सों में मेरा ये कोड एप्लीकेबल है। तो एनकेएस लाइव स्पेशल कोड है आपके लिए, उस कोड को आप यूज़ कीजिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मित्रों, ठीक है दोस्तों। अब ये जो साल है 2021, इसकी बात करते हैं दोस्तों। 2021 की साल, जी हाँ दोस्तों, जीवन मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप पे आपके पेरेंट्स की उम्मीद है। इसलिए आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। और आपके जो सपने हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए जो साल है वो आने वाला है कल, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको कल आपको एक लक्ष्य बनाना है। आज रात को ही सोचना है वो लक्ष्य कि पिछले साल में मैंने क्या लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य मैंने पाया नहीं पाया। तो उस लक्ष्य को रिवाइज कीजिए, छोटा सा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे जुड़ जाइए कल से ही, ठीक। लेकिन लक्ष्य बड़ा नहीं रखना, लक्ष्य छोटा बनाना है ताकि हमें उसको पाने में आसानी हो। जब एक लक्ष्य पा लें फिर दूसरा लक्ष्य, फिर तीसरा लक्ष्य, और अल्टीमेटली वो करना है जो आपके माँ बाप के आंखों के सपने हैं, उन्होंने जो आपके लिए सपने देख रखे हैं, ठीक है, वो सपने को आपको पूरा करना है। तो मेरी ये उम्मीद है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यू कैन डू इट। तो बस आप भी अपने अंदर एक आत्मविश्वास भरिए कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, और आपके लक्ष्य को आप अच्छे से पा सकते हैं। इस बार हम लोग क्या लक्ष्य रखते हैं कि हमें जीआरएफ क्लियर करनी है, ठीक है। नेट पास नहीं करना, हमें जीआरएफ निकालनी है। ये हमारे जीवन का आज का लक्ष्य है दोस्तों। मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ और आपकी सारी सहायता करने के लिए मैं और मेरी टीम, अनअकैडमी की पूरी टीम आपके लिए सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ
क्लासें लेनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जिस भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों 3 जगह मैं क्लास ले रहा हूँ। 8 AM पे मैं आता हूँ लेस क्रैक यूजीसी नेट चैनल के ऊपर। आप हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन जिसको पढ़नी है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रोज़ सुबह। और 7 PM पे मैं आपके चैनल वाईफाई स्टडी पे रहता हूँ हिंदी में। और 9 PM पे मैं इंग्लिश के अंदर या मतलब बाईलैंग्वेज मैं कहाँ पे रहता हूँ, लेस क्रैक यूजीसी नेट चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हर संडे को, एवरी संडे हम लोग क्लास ले रहे हैं स्पेशल करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें डिस्कस कर रहा हूँ पूरे वीक का जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसको हम लोग किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, हर संडे को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप और हम मिलके इस 2021 की चुनौतियों को पार करेंगे और उसके अंदर जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने क्या क्या लक्ष्य, कल की क्लास के अंदर मुझे आप बताना कि आपने 2021 के लिए क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हम लोग लक्ष्य को पास कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आप सब लोग अपने लक्ष्य मुझे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़े दोस्तों। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हल्का फुल्का लेंगे, ठीक। तो हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था, डिफरेंस पढ़ लिए थे हमने, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है। आज हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन करेंगे, कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। शेयर बाजार क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से सेबी क्या है, सेबी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और कर लेंगे। एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेंसेस क्या होते हैं, निफ्टी क्या होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ। उसके अलावा हम लोग करने वाले हैं कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जैसे हमारी क्रिसिल है, ठीक है, सिबिल है, ये क्या होते हैं वो भी हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग पढ़ रहे थे, मनी मार्केट को पढ़ा था हमने कि व्हाट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के मैंने बताया कि जब हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये डिफरेंस पढ़ो आप, जो हमारी डिफरेंस इन फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट, इसके लिए कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। रिवीजन ये है दोस्तों कि जब हमारी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज, जो लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, और जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी हैं जैसे एलआईसी है, यूटीआई है, जीआईसी है, ये सब लोग जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दिन से लेके 1 डे से लेके 14 डेज तक की मनी को ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सारे खेल को हम लोग किस में लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग किस में शामिल करते हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को हम लोग शामिल करते हैं हमारे मनी मार्केट के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी मार्केट। हम लोगों ने कल इसको डिटेल से देख लिया था। मनी मार्केट क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, लेकिन वॉल्यूम लार्ज होता है, डे टू डे की ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि एक एक दिन के लिए फंडिंग उधार ली जाती है, और इस पूरे मनी मार्केट को मैनेज कौन करता है, उस पूरे मनी मार्केट को मैनेज करता है आरबीआई, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। जो कैपिटल मार्केट होता है, जो हमारा शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, ठीक है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, शेयर, डिबेंचर, ठीक है, इस टाइप से इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं और कंपनियां अपनी फंडिंग को इकट्ठा करती हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, केवल हमने एक रिवीजन किया है। अब मैंने आपको बताया था कॉल मनी क्या होती है। तो जब कोई कंपनी एक दिन के लिए पैसा उठाती है, ठीक है, कोई कंपनी एक दिन के लिए, सब जैसे आप समझो एसबीआई को पैसे की आवश्यकता है और एसबीआई ने एलआईसी से पैसा उठाया एक दिन के लिए, 1 डे के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कॉल मनी, ठीक है दोस्तों। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल मनी। नोटिस मनी किसको कहते हैं, जब ये एसबीआई एलआईसी से पैसा ले 14 दिन से कम समय के लिए, 14 दिन से कम समय के लिए ले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोटिस मनी कहेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हमारे ये होगा 14 डेज तक, ठीक है। अब उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर, ये हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ पेपर क्या होते हैं। दोस्तों आपको पता है, आपको दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक क्या करते हैं, सबसे पहले आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे पैसे की उधार मांगते हैं। किस रूप में, या तो रेपो के रूप में मांगेंगे या फिर वो बैंक रेट से मांगेंगे, ठीक है।
जब उनको यहाँ से पैसा नहीं मिलता तो फिर वो पैसा मनी मार्केट से उठाते हैं, ठीक है, मनी मार्केट से। अब इस मनी मार्केट के अलावा भी मनी एक होता है एमएसएफ, एमएसएफ से पैसा मिल सकता है, ठीक है। इस मनी मार्केट के अलावा भी एक माध्यम और होता है हमारे बैंकों के पास में। क्या होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते क्या हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक सिंपल कागज का पेपर है, जैसे मैंने आपको लिख के दिया कि मैं आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो आप उस पर क्या करते हैं, अपना प्राइस लिख देते हैं, इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं और सामने वाले को पेपर पकड़ा देते हैं। एक तरीके से प्रोमिसरी नोट है दोस्तों। प्रोमिसरी नोट जो होता है ना, उस पर पहले लिख दिया जाता है कि किस तारीख को कितना पैसा वापस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्टिफिकेट डिपॉजिट करते हैं, कहते हैं। ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट केवल और केवल कौन यूज कर सकते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन यूज कर सकते हैं दोस्तों? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये किसके लिए नहीं है? आरआरबीज के लिए ये अवेलेबल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक है वो नहीं ले सकते। अमाउंट इसमें मिनिमम 1 लाख रुपए का है, 1 लाख उसके मल्टीपल, ठीक है। और ये पैसा किसी से भी लिया जा सकता है। और अगर ये पैसा एनबी टाइम कितना है इसके लिए? मिनिमम 7 दिन और अधिकतम 1 साल। 7 दिन से ज़्यादा के लिए और 1 साल से कम के लिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स इश्यू किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी पावर दी हुई है कि वो भी सर्टिफिकेट डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, मिनिमम 1 साल और अधिकतम 3 साल होते हैं, ठीक है। ये जो इन पर रेट लगाई जाती है इसको डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। डिस्काउंटिंग रेट, सर ये डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है? देखो मित्रों, जब कोई बॉन्ड, ये जो डिपॉजिट इश्यू किए जाते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट। तो ये जब दिए जाते हैं तो ये एक सम रेट पे दिए जाते हैं। जैसे 100 रुपये में एसबीआई ने जारी कर दिया और ये लेने वाला कौन है? ये लेने वाली है टीसीएस, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी। अब इस टीसीएस ने क्या किया, एसबीआई ने 100 रुपये का सर्टिफिकेट दिया टीसीएस को और टीसीएस इसके बदले 90 रुपये दे देगा एसबीआई को। इसका मतलब इसने उसका जो इंटरेस्ट है पहले ही काट लिया। इंटरेस्ट काट लिया मतलब डिस्काउंट कर दिया उस बिल को, ठीक है, बिलो प्राइस पे डिस्काउंट कर दिया, ठीक है मित्रों। क्या कर दिया इसको? बिलो प्राइस पे डिस्काउंट कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। जब उस डेट आएगी, जिस डेट को इन्होंने डिसाइड किया, 6 महीने 3 महीने, उस दिन क्या होगा, ये एसबीआई 100 रुपये इसको वापस देगा और ये अपना सर्टिफिकेट इसको वापस लौटा देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं दोस्तों? सेम सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, लेकिन ये किसके लिए है? कंपनीज के लिए। जो कंपनीज और कॉर्पोरेट जो हैं वो अगर किसी दूसरे कॉर्पोरेट से, कंपनी से, जैसे यहाँ पे रिलायंस को पैसा चाहिए और रिलायंस चला गया इन्फोसिस के पास या टीसीएस के पास, तो कंपनी को कंपनी से पैसा मिल रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल का पेपर कब लाए गए थे? 90s के दशक में, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, ठीक है। मिनिमम टाइम कितना है? 7 दिन और अधिकतम टाइम कितना है? 1 साल। और मिनिमम कितना अमाउंट है? 5 लाख और अधिकतम 5 लाख के मल्टीपल में कितना भी ले सकते हो। 5 लाख के मल्टीपल में कितना भी अमाउंट ले सकता हो। ये हमारा कॉमर्शियल पेपर। आज का टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टी बिल। टी बिल क्या होते हैं दोस्तों? टी बिल भी बोल दो या जी सैक भी बोल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, ठीक है। अब सरकार को भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होगी तो सरकार कहाँ जाएगी? सरकार सबसे पहले जाएगी आरबीआई के पास में, ठीक है। तो और सरकार आरबीआई से पैसा लेती है, उसको वीएमए बोलते हैं, WMA, वे एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। तो वे पैसा अगर गवर्नमेंट ले रही है आरबीआई से 90 दिन तक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वे ऑफ मीन्स एडवांसेस, ठीक। अब दूसरा प्रोसेस है टी बिल का, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दोस्तों सरकार इश्यू करती है, ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल सरकार इश्यू करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इश्यू करती है ट्रेजरी बिल। किसके माध्यम से इश्यू करती है? टी बिल गवर्नमेंट इश्यू करती है। किसके माध्यम से इश्यू करती है? आरबीआई के माध्यम से, ठीक सर, बिल्कुल सही बात है। टी बिल गवर्नमेंट इश्यू करती है और आरबीआई के माध्यम से इश्यू करती है। जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है थोड़े लंबे समय के लिए, तो आरबीआई गवर्नमेंट क्या करती है? ज़्यादातर ट्रेजरी बिल इश्यू करती है। उस ट्रेजरी बिल को बेचता कौन है? आरबीआई बेचता है, ठीक। अब 1917 में लाया गया था। मिनिमम अमाउंट कितना है इसका? 25,000 और उसका मल्टीपल, 25,000 और उसका मल्टीपल। अब ये 3 ड्यूरेशन की बेचे जाते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ठीक है। इन 3 डेज के हिसाब से इन बिलों को बेचा जाता है। इन दोनों के लिए मिनिमम
जो अमाउंट है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास है, और यहाँ 500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो और मल्टीपल में किस में होगा ये 25,000 के मल्टीपल के अंदर। ठीक है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। और एक होता है दोस्तों कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल अगर 90 दिन से कम के लिए पैसे उठाए जाए उसको हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, टी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई उसकी सेल करती है, और इसके 3 तरीके हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। यानी किसी भी कंडीशन में ये 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द सेबी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सेबी, जब हम लोग कैपिटल मार्केट हमने डिस्कस किया, कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ लेक्चर करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर क्या होते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं। ये सब कंपनियां जब अपने शेयरों को लिस्टेड कराती हैं मार्केट के अंदर, तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आईपीओ, उसी फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था आईपीओ और एफपीओ। देखो दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जो पब्लिक कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जाती हैं, शेयर मार्केट में जाती हैं। शेयर मार्केट होते क्या है उसको हम लोग जस्ट समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि कैपिटल मार्केट की जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस के ऊपर जो लगाम लगाई जाती है वो सेबी के द्वारा लगाई जाती है। सेबी उसको पूरा कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है, ये हमारी पब्लिक कंपनियां जो लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो आते हैं, एनएससी, बीएससी, ये सब कैपिटल मार्केट के हिस्से हैं। और इन सब के रूल रेगुलेशंस कौन बनाता है, जैसे आरबीआई बैंकों के लिए बनाता है ना, वैसे हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनके लिए बनाता है। ठीक है, बनाया क्यों गया था, ताकि इन्वेस्टरों के हितों का ध्यान रखा जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसके बचा जा सके, ठीक, और किसी प्रकार का अहित नहीं हो आम आदमी का इन कंपनियों के माध्यम से, और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई और इन्फ्लो आए, ताकि उसके नियम कायदे कानून प्रॉपर रहें, इन कंपनियों पे लगाम कसी जा सके। इसके लिए हमारी सेबी बनाई गई। अब तो सेबी को सबसे पहले बनाया गया इनफॉर्मल के रूप से 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, एक प्रस्ताव पारित करके इसको बना दिया गया, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको ऑफिशियली बनाया गया, और इसको एक एक्ट लाया गया, सेबी एक्ट 1992, और उस सेबी एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट में सेबी को पावर दे दी गई। ठीक, अब सेबी एक खुद इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अपने खुद के नियम कायदे कानून बना सकती है। सेबी के अंदर जो पर्सन अपॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, सेबी इज मैनेज बाय इट्स मेंबर विच कंसिस्ट एज फॉलो। इसमें चेयरमैन होते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 2 मेंबर होते हैं जो कि ऑफिसर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 लोग होते हैं, और 1 लोग इसके अंदर हमारे आरबीआई की तरफ से होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अलग मेंबर भी होते हैं। मेन मेंबर ये लोग हैं। इनमें ज़्यादातर एक गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन हो गए, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 मेंबर हो गए, और 1 मेंबर हमारा आरबीआई की तरफ से हो गया। इस प्रकार से हमारा सेबी का जो बोर्ड है वो कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि शेयर बाजार क्या होते हैं। मित्रों, इंडिया में किसी भी कंपनी को पब्लिक फंडिंग लेनी है, तो पब्लिक फंडिंग लेने के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास के अंदर कोई भी कंपनी टुकड़ों में बटी होती है, यानी टुकड़े का से शेयर के टुकड़े के रूप में। यानी किसी कंपनी की कैपिटल 10,000 रुपये है, तो वो कैपिटल या तो 10 रुपये में बटी हुई है, 100 रुपये में। मैं मानता हूँ 100 रुपये का एक शेयर है, तो 10,000, 100 इंटू 100 लोगों के अंदर ये पैसा बटा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी इंडिया में कैपिटल हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, उसका पैसा बटा होता है शेयरों के अंदर। जब इन कंपनियों को पब्लिक फंडिंग चाहिए होती है, तो ये पब्लिक कंपनियां क्या करती हैं, ये जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। लेकिन बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, बड़े स्टॉक एक्सचेंज हमारा एनएससी, ठीक है, सबसे, और बीएससी, ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। और कुछ हद तक हमारा एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये हमारे सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जो शेयरों में ट्रेड करते हैं। और एमसीएक्स जो हमारा कमोडिटीज में ट्रेड करता है। कमोडिटीज का मतलब सोना, चांदी, गोल्ड का जो काम होता है वो हमारे एमसीएक्स के अंदर होता है। एनएससी और बीएससी का सारा काम किस में होता है, शेयर मार्केट में होता है, शेयर बाजार के अंदर। तो कोई भी कंपनी जिसको पैसा उठाना होता है पब्लिक से, वो कंपनियां अपना एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती हैं। उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है कि भाई मैं, जैसे मान लो रिलायंस का कोई शेयर, अभी बर्गर किंग का एक आईपीओ आया था, तो वो इनिशियली
कंपनियां एक आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ को मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके माध्यम से ये कंपनियां बाजार में आती हैं और बोलती है कि भाई मैं बर्गर किंग हूँ या मैं कोई रामलाल श्यामलाल कोई कंपनी हूँ और मैं ये काम करती हूँ, मैं इस काम में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी, आप चाहो तो मेरी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो इसके लिए ये कंपनियां क्या आती हैं, एनएससी और बीएससी के पास में आती हैं। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक एजेंट अपॉइंट करती है और वो एजेंट इनका सारा फंडिंग का अरेंजमेंट करता है और किसी पर्टिकुलर तारीख पे ये कंपनियां मार्केट शेयर का अपना को लिस्टेड कराती हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट में जब शेयर लिस्टेड होता है तो वो डिमांड एंड सप्लाई की प्राइस के ऊपर चलता है। जितनी डिमांड होगी उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितनी डिमांड होगी कम उतनी प्राइस कम होती जाएगी। इसके लिए दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। कंसेप्ट क्लियर है? यानी किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बड़े इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके पास जाते हैं, बोले भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है, हम लोगों को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लेना है आम पब्लिक से। और फिर पब्लिक इसके अंदर फंडिंग करती है। पब्लिक का मतलब यहाँ पे जो हमारी HNI है, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल बायर जो है, आम पब्लिक है, रिटेल पब्लिक है, या बड़े जो प्लेयर है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वो लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड बिडिंग जो पार्टनर होते हैं, क्वालिफाइड बिडिंग पार्टनर, HNI और रिटेलर्स, ये सब लोग इन कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और ये कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करती है एनएससी और बीएससी के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर है? अब बात करते हैं एनएससी की। इंडिया का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, मैंने बताया इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और बीएससी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? विक्रम लेमाई। और इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र फेरवानी। ठीक है, कब बनाई गई? 1992 के अंदर बनाई गई। किस कमेटी के आधार पर बनाई गई? इसका निर्माण किया गया दोस्तों फेरवानी कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी फेरवानी कमेटी। उस फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे इसका निर्माण किया गया 1992 के अंदर। ठीक है, और इसका प्रमोटर कौन थे? इनिशियल प्रमोटर, इसके प्रमोटर थे IDBI। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब उस जमाने में जब स्टॉक एक्सचेंज जब बना था तो उस जमाने में सारे काम जो होते थे ना ऑनलाइन नहीं होते थे। हर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिंग्स बनाई जाती थी जहाँ पे जो ये जो शेयर खरीदने और बेचने के लिए जो एजेंट होते थे ये आपस में ट्रेडिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये लोग आपस में क्या करते थे? यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। कंसेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पे? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस एनएससी और बीएससी ने इस सारे सिस्टम को क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। अब आज की तारीख में अगर आपको कोई शेयर खरीदना बेचना है तो आपको क्या करना है? इंडिया में जितने भी ये बैठते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकर्स मतलब IIFL देख लो, 5 पैसा देख लो, ICICI बैंक देख लो, ये सब कौन है? ब्रोकर। तो आप क्या है, इन ब्रोकर के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और उस डीमैट अकाउंट में अपना पैसे डालते हैं और उसके बाद में अपने एनएससी और बीएससी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको जो लेमन जो काम होता है और रियल में होता है वो बताता हूँ। अब ये डीमैट कहाँ खुलवाया जाता है? इसके लिए इंडिया में दो कंपनियां दोस्तों, NSDL और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी सर्विसेज। NSDL है वो NSE से संबंधित है और CDSL हमारा BSE से संबंधित है। ये लोग क्या है? ये लोग डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी जो शेयर आप खरीदते हैं वो डीमेट के माध्यम से इनके पास हमेशा जमा रहता है। जब आज कोई शेयर खरीदेंगे तो 2 दिन बाद ये पैसे शेयर जो आपका अकाउंट है जो इनके पास खोला जाता है डीमेट अकाउंट, उसमें वो शेयर चला जाता है और इनके पास में वो रखा रहता है जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। यानी अब आपको किसी प्रकार से कोई फिजिकल शेयर अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक ब्रोकर के माध्यम से अकाउंट खुलवाना है। वो अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलता है जो कि CDSL के पास खुल सकता है या NSDL के पास खुल सकता है और उसके बाद में आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं उस ब्रोकर अकाउंट के अंदर और वहाँ से शेयर खरीद के अपना शेयर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक सिस्टम समझाया है कि किस तरीके से रियल में काम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें। जी सर बढ़ो। उसके बाद में सेबी को और पावर देने के लिए दोस्तों, सेबी को और पावर देने के लिए सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2014 के अंदर। इसमें क्या किया गया? इसमें सेबी को सर्च और सीजर की पावर दे दी गई। यानी सेबी अब किसी ब्रोकर में या किसी कंपनी ने के अंदर कोई फ्रॉड या कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको सर्च कर सकती है सेबी हमारी और सीजर कर सकती है, साथ साथ कॉल रिकॉर्ड भी कर सकती है।
ठीक है, कॉल रिकॉर्ड भी कर सकती है। और इनके जो केसेस होंगे, यानी कंपनी किसी भी केस भी चलाएगी तो जो केसेस होंगे उसके लिए एक फास्ट ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो हमारे एक न्यायालय की तरह काम करता है, जिसके अंदर ये इसलिए बनाया गया ताकि इन कंपनी के जो केसेस हैं वो फास्ट स्पीड पे चल सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या बना दिया गया, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे जुड़ी हुई बात थी, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर की है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीएससी। बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है दोस्तों, बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कब बनाया गया था, 1875 में। और ये इंडिया का ही सबसे पुराना एक्सचेंज नहीं है दोस्तों, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और ठीक है, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब इस ये क्या करता है, ये भी मैंने जैसे आपको एनएससी बताई वैसे ही बीएससी है। दोनों ब्रोकर हैं, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे शेयर लिस्टेड होते हैं। इनकी तरफ से एक इंडेक्स निकाला जाता है जो भारत में सबसे पॉपुलर है। उस इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। क्या है दोस्तों, उस इंडेक्स का नाम सेंसेक्स नाम है। तो सेंसेक्स कौन निकालता है, सेंसेक्स हमारी बीएससी निकालती है। ठीक है, सेंसेक्स में कितने शेयर हैं, सेंसेक्स में 30 शेयर हैं। ये सेंसेक्स होता क्या है, आपके मन में बात आ सकती है ना, सर ये सेंसेक्स क्या होता है। मित्रों, जो भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, उन लिस्टेड की 30 शेयरों का एक क्या बना दिया, बास्केट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेक्स में कुछ 30 कंपनियां होती हैं जिनका एक बास्केट है, और ये बास्केट के अंदर रोज जो इनके प्राइस अप और डाउन होते हैं ना, उसका एवरेज जो निकल के आता है लास्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का बोल, आज सेंसेक्स 30 पॉइंट बढ़ा, आज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ा, आज सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा। ये 500, 300 या 100 है क्या, ये इन सब जो शेयर है, 30 शेयर जो होते हैं, 30 शेयर कौन डिसाइड करता है कौन से होंगे, ये हमारी बीएससी डिसाइड करती है। तो इन 30 शेयरों के अंदर ये 30 शेयर समझ लीजिए कि इंडिया के टॉप 30 शेयर है। टॉप 30 शेयर कंपनियां जो होती हैं उनके शेयर हैं ये 30। इसके अंदर जो उनकी शेयर की प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का, यानी मूवमेंट का मतलब जैसे सपोज करो इसमें रिलायंस है 30 पॉइंट बढ़ा, या फिर एचडीएफसी 20 पॉइंट गिरा, कोई दूसरा शेयर 10 पॉइंट बढ़ा, तो जो एवरेज लास्ट में जो मीन निकल के आएगा डिफरेंस सबका, उसको बोलते हैं हम लोग सेंसेक्स अमाउंट। कंसेप्ट क्लियर है। इसी प्रकार से जैसे ये बीएससी हमारा सेंसेक्स निकालती है, वैसे ही निफ्टी निकलता है। निफ्टी को कौन निकालता है, निफ्टी को निकालती है हमारी एनएससी, जो अपने पीछे पड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो अपना एक इंडेक्स निकालती है, उस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी में कितने शेयर हैं, 50 शेयर। ठीक है, तो 50 शेयर की जो मूवमेंट है उसको हम लोग किससे ट्रैक करते हैं, निफ्टी से। और 30 शेयर की जो ट्रैक मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स किससे संबंधित है, बीएससी से। निफ्टी किससे संबंधित है, एनएससी से, जिसमें कितने शेयर है, 50 शेयर। सिंपल बात है, साधारण भाषा में मैंने आपको इन पॉइंटों को समझाया है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके बाकी जो पॉइंट हैं वो भी आपके साथ में सोल्व कर दूंगा। ठीक है मित्रों, वर्तमान में इसके चेयरमैन है वो विक्रमजीत सेन है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, आशीष कुमार चौहान। तो बीएससी के लिए हमने क्या जाना, वर्ल्ड का, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना। सेंसेक्स का एक इंडेक्स इनके द्वारा जारी की जाती है जिसमें 30 शेयर होते हैं। ठीक है, निफ्टी एनएससी का बना 1992 के अंदर फेयर मनी कमेटी के आधार के ऊपर, और निफ्टी उसका इंडेक्स है जिसमें 50 शेयर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों विश्व की कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं आज। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि विश्व के जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनके नाम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे डाउ जोन्स जो है हमारे इंडिया में कौन सा है, बीएससी एनएससी। उसी तरीके से अमेरिका में कौन सा है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स। ठीक है, डाउ जोन्स कहाँ का है, यूएसए का। फिर कौन सा हमारा नेस्डेक भी कहाँ का है, हमारा यूएसए का। ठीक है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ के, यूएसए के। फिर हमारा निकाई कहाँ का है, जापान का। ठीक है, निकाई कहाँ का है, हमारा जापान का। फिर है फिट्सी, ये स्टॉक एक्सचेंज के नाम हैं जो हर देश के बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है फिट्सी कहाँ का है, यूके यानी लंदन में। उसके बाद कैश हमारा फ्रांस का है। डेक्स जर्मनी का। हैंगसेंग कहाँ का है, हांगकांग का।
ठीक है, ये सिंपल आप पकड़ सकते हो आराम से कि हैंग सेंग हांगकांग का है, फिर कोस्पी साउथ कोरिया का, और शंघाई हैंडेड हमारा चाइना का। ये सारे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे उस देश की जो कंपनी है वो लिस्टेड है। डाउ जोन्स नॉस्डॉक यूएसए, निकाई जापान, फिट्सी लंदन, कैश हमारा फ्रांस, डेक्स जर्मनी, हांगकांग का हैंग सेंग, साउथ कोरिया का कोस्पी और चाइना का शंघाई हैंडेड। ये बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, इनके नाम और ये कहाँ पे स्थापित हैं, ये दो चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्रोनोलॉजिकली आपको समझा दिया गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ये चीज़ भी आपको पूछ ले, तो कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? कोई भी चीज़ की परेशानी है आपको तो बता दीजिए मुझे। कुछ पॉइंट हमारे रह गए हैं, वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था शेयर्स के बारे में। कब बताया था सर? आपने पहली क्लास के अंदर बताया था शेयर के बारे में। तो मैंने पहली क्लास के अंदर जब आपको शेयर पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि शेयर क्या होते हैं। शेयर के दो हिस्से होते हैं, एक साधारण शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर जिनको बोलते हैं, एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं? ये कंपनी के रियल मालिक नहीं होते, इनको कुछ परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है, बाकी इनका कंपनी में कोई लेना होता नहीं है। कंपनी के रियल मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। और एक मैंने आपको करवाया था डिबेंचर्स। कंपनी को कभी पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी मार्केट में बॉन्ड इश्यू कर देती है, उन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर। बॉन्ड किसी पर्टिकुलर समय के लिए इश्यू किए जाते हैं, यानी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और उस बॉन्ड को किसी इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। ठीक है, मान लो जो रिलायंस ने डिबेंचर जारी किया कि भाई मुझे आप लोग 1000 रुपये मुझ में इन्वेस्ट करो, अगले 3 साल के लिए मैं आपको 9% का इंटरेस्ट रेट दूंगा 3 साल बाद में। तो इस प्रकार से कुछ कंपनियां फंडिंग जुटाने के लिए क्या करती हैं? डिबेंचर इश्यू करती हैं। ये 3 चीज़ मैं आपको कल पिछले क्लास में बता चुका था। अब बात करते हैं कुछ वर्ड की। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा राइट शेयर, ठीक है, एक शब्द सुना होगा आपने बोनस शेयर, फिर स्वीट इक्विटी शेयर, बाई बैक, इंडेक्स, डीमेट। इंडेक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डीमेट मैं आपको बता चुका हूं कि आज की तारीख में पेपर ट्रेडिंग नहीं होती, आज की तारीख में सारी ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे आप? एनएसडीएल या सीडीएसएल। एनएसडीएल किससे संबंधित है? एनएसजी से। ठीक है, नेशनल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड एनएसडीएल का नाम है, और दूसरा सीडीएसएल किससे संबंधित है? बीएससी से। ये दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल, जो क्या करती हैं? डीमेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यानी आप और हम जो शेयर खरीदते हैं वो सीधे कहाँ चले जाते हैं? एनएसडीएल में और सीडीएसएल में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग राइट शेयर की। जब कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं रिलायंस की, रिलायंस मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, और सपोज करो रिलायंस के मार्केट में 1 लाख शेयर है। तब रिलायंस को पैसे की और आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी? इन 1 लाख शेयर होल्डर को कहेगी कि भाई आपको हम लोग राइट इश्यू कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं, केवल जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं लोगों को एक ऑफर दिया जाए कि आप हमारी कंपनी में, मान लो सपोज करो कि बाजार में रेट चल रही है रिलायंस की 1000 रुपये, तो ये एक डिस्काउंट रेट लेके आएंगे कि 800 रुपये में अगर आप हमारे पास में और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी कुछ शेयर इश्यू करती है उन राइट इश्यूज के तहत, तो जितनी डिमांड आती है उस डिमांड के हिसाब से, सपोज करो कि 10 गुना डिमांड आ गई, ठीक है, 1 शेयर के बदले 10 शेयर डिमांड आ गई, तो रिलायंस क्या करेगा? हर 10 में से 1% को राइट इश्यू दे देगा। ठीक है, तो राइट इश्यू के बारे में सिर्फ इतना सा कंसेप्ट समझिए कि राइट इश्यू जब कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयों को दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को दिए जाते हैं, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिस्काउंट रेट पे एग्जिस्टिंग लोगों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, बोनस शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड करना है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, जैसे सपोज करो रिलायंस के शेयर होल्डर थे, तो उनको बोनस दे देती है कंपनी शेयर के रूप में। वो बोनस कैसे दिए जाते हैं? आप नॉर्मली सुनते हो कि 1 के बदले 1 बोनस, यानी किसी के पास 1 शेयर है तो उसको 1 शेयर और दे दिया गया कंपनी की तरफ से फ्री, या फिर 2 के बदले 1 बोनस, यानी किसी के पास 2 शेयर हैं तो उसके बदले 1 बोनस। इसी प्रकार से कंपनियां हमारे कंपनीज एक्ट में जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों के हिसाब से बोनस शेयर दे देती हैं। ठीक है, अगला आता है दोस्तों स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर यानी
क्या होते हैं, ये आईटी कंपनियां जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, जैसे आप इन्फोसिस की सुनो, टीसीएस सुनो, माइंडट्री, ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, इस कंसेप्ट को यूज करती हैं। क्या है ये सर्विसेज ये कंपनियां करती क्या है दोस्तों, ये कंपनियां सर्विसेज किसी को जो हमारे सॉफ्टवेयर से संबंधित जो सर्विसेज है वो देती हैं। अब इसके लिए सभी इम्प्लॉय जो इनके हैं वो मैन पावर लगाते हैं, ब्रेन लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर यूएस का कंसेप्ट है, इसके तहत हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम करने के बदले कुछ शेयर जारी कर सकती है। जैसे इन्फोसिस ने इसका बहुत उपयोग लिया। जैसे मैं इनके शर्मा ने इन्फोसिस ज्वाइन कर ली और इन्फोसिस ने मुझे कहा कि इनके सर आप हमारे यहाँ काम करोगे, अच्छा काम करोगे और आपने 3 साल तक हमारे यहाँ काम कर लिया तो 3 साल बाद हम आपको हमारी कंपनी के 1000 शेयर दे देंगे। ठीक है, तो वो जो 1000 शेयर मुझे देंगे वो किस चीज़ का पैसा होगा, मेरी मेहनत का पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं वो फ्री होगा, इसमें से कुछ हिस्सा, मान लो सपोज करो 1000 रुपये का शेयर है तो ये कंपनी से इम्प्लॉय से 100 रुपये में वो शेयर दे देंगे। लेकिन ये मेनली किसका पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा। तो इस जो शेयर दिए जाते हैं, इस तरीके से जो शेयर दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को उसकी मेहनत के बदले दिए जाते हैं। यूएस का एक कंसेप्ट है और इंडिया में ज़्यादातर इस कंसेप्ट को फॉलो करता है हमारी आईटी कंपनियां। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा बाई बैक। बाई बैक क्या होता है दोस्तों, जब कोई कंपनी, जैसे सपोज करो हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया और रिलायंस के बाद बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो रिलायंस ने सोचा क्यों ना मैं अपने ही शेयर खरीद लूँ। तो रिलायंस क्या करेगा, जैसे सपोज करो रिलायंस के भाव इस टाइम पे 1000 रुपये, तो रिलायंस अपनी लिक्विडिटी जो उसके पास पड़ी हुई है, जो पैसा उसके पास पड़ा है, उससे वो अपने ही शेयर खरीदना शुरू कर देता है, जिससे कि रिलायंस का जो शेयर है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, 1000 की जगह 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली रूप से वो पैसा आम जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा। कंपनी क्या करेगी, बाई बैक के लिए एक प्राइस का अनाउंसमेंट करेगी। ठीक है, कि हम मार्केट में अगर 100 रुपये 1000 रुपये का शेयर चल रहा है ना, तो कंपनी कर देगी 1100 रुपये में आप अपने शेयर हमें वापस भेज दीजिए। यानी किसी आदमी ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसके रिवार्ड्स के बदले, कि भाई वहाँ से डिविडेंड मिलेगा या फिर उस कंपनी के प्राइस, शेयर के प्राइजेस बढ़ेंगे। तो कंपनियां एक तरीके से अपना जो पैसा कमाया हुआ है वो इन्वेस्टर्स को इसके माध्यम से, बाई बैक के माध्यम से अपने ही शेयर वापस खरीद के देती हैं। और ये जो बाई बैक का प्राइस होता है मोस्टली ये शेयर मार्केट का जो राइट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर रहता है। इसके माध्यम से अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो प्राइस आया है, जैसे 1000 रुपये का शेयर चल रहा है, कंपनी ने 1100 या 1200 रेट निकाल दिया और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइस अच्छा है, इससे ऊपर कंपनी का प्राइस नहीं जा सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के पास में अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। कंपनी आपको 1000 या 1100 या 1200 जो रेट होती है वो दे देगी और आपका वो बाई बैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी छोटी छोटी जो हमने डिस्कस की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, पूछे जा सकते हैं इसके संबंधित में क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा आज का लेक्चर का हमारा आखिरी पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। मित्रों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है वो आपको समझना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, देखो दोस्तों, भारत में या वर्ल्ड में भी किसी व्यक्ति की कितनी क्रेडिबिलिटी है, यानी कोई व्यक्ति अपनी जबान पे कितना, हम लोग बोलते हैं वो व्यक्ति जबान का खरा आदमी है, वो व्यक्ति की गुडविल अच्छी है, तो किसी व्यक्ति की कितनी गुडविल अच्छी है या खराब है, गुडविल अच्छी है या खराब है, कैसे, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अब फाइनेंशियल मार्केट में किसकी गुडविल अच्छी होगी, फाइनेंशियल मार्केट में उस व्यक्ति की गुडविल अच्छी होगी जो उधार कितना भी ले ले, उधार वो 1 करोड़ ले ले, 2 करोड़ ले ले, 100 करोड़ ले ले, 1000 करोड़ ले ले, लेकिन वो टाइम पे ब्याज मुद्दल का पेमेंट टाइम पे कर रहा हो, यानी वहां डिफॉल्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कंपनी की गुडविल मापी जाती है। ठीक है, अब ये गुडविल किसी की हो सकती है, या फिर इंडिविजुअल की हो सकती है, कंपनी की हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म की हो सकती है और गवर्नमेंट की हो सकती है। तो वर्ल्ड में कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट्स की रेटिंग निकालती हैं, गवर्नमेंट्स की गुडविल को देखती हैं कि गवर्नमेंट्स कैपेबल है या नहीं है। जैसे हमारी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, जैसे हमारी मूडीज है, ये सब क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, हमारी वर्ल्ड की कंपनियां हैं जो कि विश्व की अलग अलग देशों की रेटिंग निकालती हैं। ठीक है, ये क्या कोई देश डिफॉल्ट कर रहा है नहीं कर रहा,
सर बोलेंगे आप इसका फर्क क्या होता है? इसका फर्क ये होता है दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा सिबिल, और बैंकों में आपने अक्सर सुना होगा यार तेरी तो सिबिल खराब हो गई, ठीक है, तेरा सिबिल स्कोर कम आ रहा है, तेरा सिबिल स्कोर ज्यादा आ रहा है। ये सिबिल होता क्या है मित्रों? ये सिबिल आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसका जो परिणाम है वो सिबिल में आता है। सिबिल एक अकेली कंपनी नहीं है, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये सब काम करती हैं। ये सिबिल या केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इकरा, एस&पी, मूडीज, फिंच, ये सब क्या करती हैं? ये किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करती हैं कि क्या वो फाइनेंशियल हेल्थ उसकी गुड है या बैड है, उसके बेसिस पे लोन दिए जाते हैं। सपोज करो सिबिल जो है, इस सिबिल में आता क्या है? आपने कोई डेबिट कार्ड लिया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा आएगा। आपने कोई लोन लिया और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा आएगा। जिसकी सिबिल स्कोर अच्छा रहता है उसको लोन मिलना आसान हो जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है। इसके लिए, इन सब के लिए इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, कि किसी को लोन देने में कितनी रिस्क है उसके बेसिस पे ही उसको लोन मिलता है, उसके बेसिस पे उसकी रेटिंग डिसाइड होती है। जैसे आपने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, कुछ जंक बॉन्ड होते हैं, खराब से खराब बॉन्ड, ठीक है, उनकी डिस्काउंटिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ अच्छे बॉन्ड होते हैं, उनकी रेटिंग अच्छी होती है। ये सब काम कौन करता है? ये हमारी रेटिंग एजेंसी करती है, ठीक है। ये रेटिंग क्रेडिट रिस्क निकाली जाती है इंडिविजुअल की, कंपनी की और पार्टनरशिप फर्म की और गवर्नमेंट की। विश्व के अंदर जो एस&पी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है, मूडीज और फिंच, ये इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, विश्व की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एस&पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जिसको कहते हैं, मूडीज और फिंच, ये क्या है? ये वर्ल्ड की बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट्स की रेटिंग करती हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट स्टेबल है, कौन सी गवर्नमेंट में पैसा लगाने पे डूबता नहीं है। इससे क्या होता है? हमारा जो FDI आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इसकी बेसिस पे आता है। जब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर का जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा डूबेगा नहीं, या उस गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा डूबेगा नहीं, तो उसके बेसिस पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि मूडीज ने क्या कहा है या फिर एस&पी ने क्या कहा है, फिंच ने क्या कहा है। जितने अच्छे कमेंट देंगे उसके बेसिस पे हमारा जो शेयर मार्केट में और पैसा विदेश से जो फंडिंग आती है, FDI जिसको बोलते हैं, FDI और FPI मैं आपको आगे करवाऊंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ये हम लोग आगे करेंगे पब्लिक फाइनेंस के अंदर। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि क्रेडिट रेटिंग का डिसीजन जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बेसिस के अंदर इंडिया में फॉरेक्स से पैसा आता है। आपको पता है फॉरेक्स से पैसा आता है तो क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ती है। मैंने आपको मनी सप्लाई के अंदर बताया था कि इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई में कि फॉरेक्स रिजर्व्स के द्वारा इंडिया का पैसा जो मनी सप्लाई पर डायरेक्टली इम्पैक्टेड होती है, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख लेना, उसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि फॉरेक्स से हमारी मनी सप्लाई किस प्रकार से इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ समझने की बात इतनी सी है दोस्तों कि क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट एजेंसियां हैं। इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड में भी हैं, जिनका नाम है केयर, क्रिसिल, ICRA, S&P और ये, ठीक है। तो जो हमारी क्रिसिल है, उस क्रिसिल का संबंध किससे है? क्रिसिल का संबंध हमारी S&P से, स्टैंडर्ड एंड पुअर से, उसका मुंबई में ऑफिस है। उसी प्रकार हमारी इकरा है और उसी प्रकार हमारी केयर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियां, और इसमें से भी आप जो केयर है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। ये सब क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल हेल्थ निकालती हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका जजमेंट इन कंपनी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए आप। यहाँ तक कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप हम लोग बता सकते हैं। दोस्तों आगे करते हैं, हमारे 2 टॉपिक और हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी। ये गिल्ट सिक्योरिटी के बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। गिल्ट सिक्योरिटी जो बिल्कुल हाई क्लास सिक्योरिटी होती है ना, अच्छे बॉन्ड्स होते हैं, हाई क्लास सिक्योरिटीज या हाई क्लास बॉन्ड्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गिल्ट सिक्योरिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? गिल्ट सिक्योरिटी कहते हैं उनको, क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड होते हैं जो कि बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं या RBI के, यानी भारत की गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड जारी किया। अब भारत की गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने के कुछ चांस हैं,
बिल्कुल रियली 0.009% चांस है कि भारत की गवर्नमेंट फेल होगी, या आरबीआई के द्वारा फेल होने के चांस है, बहुत कम चांस है। तो ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी होते हैं और हायर अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, उन बॉन्ड्स को हम लोग गिल्ड्स बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक, ये हो गया गिल्ड। एक होता है दोस्तों हमारा मसाला बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड, ये चाय मसाले वाला बॉन्ड नहीं है कि चाय मसाले वाला बात कर रहे हैं कि ये सब्जी का मसाला है, वो भी बॉन्ड नहीं है सर। तो फिर ये क्या है? फिर ये है दोस्तों कि 2015 के अंदर वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली, उनके टाइम पे ये कंसेप्ट लेके आया गया कि अगर भारतीय कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, इंडियन कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, तो वो कंपनी बाहर से, अब्रोड से पैसा उठा सकती है। बोले सर ये तो पहले भी था, पैसा तो पहले उठा सकते थे। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है दोस्तों, ये कंपनी जो बॉन्ड इश्यू करेगी ना, ये कंपनी जो बॉन्ड इश्यू करेगी बाहर के इन्वेस्टर को, वो इंडियन रुपीज में इश्यू करेगी। ठीक है, इंडियन रुपीज में इश्यू करेगी और उसको जो रिटर्न देगी वो भी इंडियन रुपीज में देगी। ठीक है, इंडियन रुपीज में देगी, यानी यहाँ पे गारंटी हो गई उसको इंडियन रुपीज में। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो हमारे फॉरेक्स का फ्लक्चुएशन होता है, डॉलर अप हो गया, डॉलर डाउन हो गया, यूरो अप हो गया, यूरो डाउन हो गया, या पॉन्ड्स अप हुआ, पॉन्ड्स डाउन हुआ, इससे इस बॉन्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इंडियन कंपनीज है इस फ्लक्चुएशन से बच जाएंगी। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज को जो डॉलर का फ्लक्चुएशन होता है उससे बचाने के लिए मसाला बॉन्ड निकाले गए 2015 में। इस बॉन्ड की खास बात यही थी कि इंडियन रुपीज में इश्यू किए जाते हैं एब्रोड से पैसा उठाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। 2020 के आखिरी दिन मैं आपके साथ में हूँ, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो 2021 यानी जब हम लोग मिलेंगे 2021 के अंदर, उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को। आपको मुझे क्या बताना है? अपना लक्ष्य बताना है कि 2021 में आप क्या बनेंगे या क्या बनना चाहते हैं। ये 2021 में आप क्या बनना चाहते हैं, ये हम लोग अगली क्लास के अंदर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, कौन कौन से लक्ष्यों को आप पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ने वाली है, तो हमारा प्लस प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ में है। पूरे कोर्स के द्वारा हम लोग आपकी हर मदद करेंगे। 24/7 आपकी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। सारे वीडियो लेक्चर, जो हमारी PDF है, सब कुछ मॉक टेस्ट, वो 24/7 आप एक्सेस कर सकते हैं। बस आपके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है नेट। जैसे इंटरनेट चालू आपकी पढ़ाई चालू। ठीक है दोस्तों, तो NKS लाइव मेरा जो कोड है उस कोड को यूज कीजिए और इस कोड के द्वारा आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।